विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बिहार की चुनावी लड़ाई अब अति पिछड़ों पर आई और इसीलिए पिछड़ों अति पिछड़ों के सबसे बड़े चेहरे जिन्हें हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जानते हैं, उनकी भी राजनीतिक दलों को याद आई। और दरअसल जो जननायक की उपाधि मिली कर्पूरी ठाकुर को, बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे और सोशल जस्टिस के पुरोधा भी कहलाए। क्योंकि क्या किया था कर्पूरी ठाकुर ने? उन्होंने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए देश में सबसे पहले मंडल कमीशन देश में आया जिसने आरक्षण दिया पिछड़ों को। उससे पहले 1978 में, और जैसा मैंने कहा कि देश में सबसे पहले बिहार में पिछड़ों और अति पिछड़ों को 26% आरक्षण दिया था। और जब 1978 में यह कदम उठाया कर्पूरी ठाकुर ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, तब उनको भद्दी भद्दी गालियां दी गई, मां की, बहन की, बेटी की, बहू की, उनको गालियां दी गई। ये पूरा चैप्टर भी आज आपके सामने डिस्क्लोज होने वाला है। अब लेकिन उनकी याद आनी शुरू हो गई है सारे राजनीतिक दलों को और सारे बड़े नेताओं को। कल महागठबंधन ने दांव चला और दांव ये चला कि अति पिछड़ा समुदाय के मुकेश सहनी को, जो खुद को मल्लाह का बेटा बताते हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा घोषित कर दिया। अब मल्लाह है बिहार में सिर्फ 2.6%। हालांकि जो एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास है उनका सबसे बड़ा चंक है, लेकिन है सिर्फ 2.6%। तो भाई मुकेश सहनी पर क्यों दांव लगाया गया? दांव इसलिए लगाया गया कि जो उनका पूरा समुदाय है, अति पिछड़ा समुदाय, वो है 36%। बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक, 114 जातियां हैं और ये सारी दरअसल ईबीसी में आती हैं। किसी का गणित बिगाड़ने में भी और बनाने में भी इनकी ताकत काम आती है। तो सहनी को नाना करते हुए, नानुकुर करते हुए, कल वो जो पटना के मौर्य होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी उसमें भी दरअसल आधा घंटा डिले हो गया। पता ये चला कि मुकेश सहनी को कॉफी पर मनाने की कवायद चल रही है। वो मानने को राजी नहीं थे कि उप मुख्यमंत्री जब तक नहीं घोषित करोगे तब तक मामला टाइट है। खैर, कर दिया गया। अब दूसरी तरफ आज इसकी चुनावी काट ढूंढी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने चुनावी शंखनाद किया कर्पूरी ग्राम से, जो जननायक कर्पूरी ठाकुर का गांव है, जिनकी मैंने अभी थोड़ी बहुत हिस्ट्री आपको बताई। और वो गालियां, वो दरअसल जो स्लोगन्स चले, वो जो नारे लगाए गए उनके खिलाफ बिहार की सड़कों पर, वो भी आपको बताने वाली हूं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आरक्षण दे दिया था 26%। तो आज सबसे पहले कर्पूरी ग्राम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। याद ये भी दिलाया कि हमने 2024 के चुनाव से पहले जो किसी ने नहीं दिया था भारत रत्न, वो हमारी सरकार ने दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को, सोशल जस्टिस के पुरोधा को। अब सोशल जस्टिस सामान्य भाषा में सामाजिक न्याय को कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़ा जो एक शब्द है वो है आरक्षण, जिसके तहत सामाजिक न्याय को पूरा करने की कवायद चलती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह कर्पूरी ठाकुर का ही आशीर्वाद है कि मेरे जैसे और चाहे नीतीश जी जैसे हम पिछड़े और गरीब परिवारों से निकले हुए लोग इस मंच पर खड़े हैं। वो मां भारती के अनमोल रत्न थे। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमिका गरीबों और वंचितों को नए अवसरों से जोड़ने में बड़ी महत्वपूर्ण रही है। हमें ही भारत रत्न से सम्मानित करने का सौभाग्य भी मिला, उनको, हमारी सरकार को मिला। और फिर आरक्षण की बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 10 साल के लिए हमने आगे बढ़ाया। पहले डॉक्टर्स की पढ़ाई के लिए अखिल भारतीय कोटा होता था, हमने उसमें पहले पिछड़ों और फिर गरीबों को आरक्षण नहीं था। उन्होंने कुछ नहीं किया जो संविधान लेकर गुमराह करते हैं, यह प्रावधान भी एनडीए ने किया। ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा भी हमने दिया। तो दरअसल इसमें दोनों चंक एक तरीके से इंक्लूड हो गए, ओबीसी भी और ईबीसी भी, लेकिन स्पेशली ईबीसी का, इकोनॉमी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास का जिक्र करते दिखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अगर ये भाई सामाजिक न्याय की बात खत्म नहीं होती जब तक आरक्षण की बात नहीं होती, तो नीतीश कुमार तो 2 अक्टूबर 2023 को बाकायदा जातिगत सर्वे कराकर एक एक्ट उन्होंने पारित कराया, कानून बनाया बिहार में। विधानसभा से पारित हुआ, विधान परिषद से पारित हुआ, राज्यपाल को भेजा गया, राष्ट्रपति को भेजा गया।
आरक्षण 47% से बढ़ाकर कर दिया गया 65%, और इसमें 10% और जोड़ लीजिए ईडब्ल्यूएस का, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का, उन्हीं गरीबों वंचितों का जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यह हो जाता है 75%। अब जिस वक्त ये आरक्षण का कानून नीतीश कुमार ने पारित किया, उस समय वो बीजेपी से अलग थे, उस समय महागठबंधन की सरकार थी। तो दरअसल ये आरक्षण लटक गया बिहार में। अब कांग्रेस और आरजेडी कहते हैं कि अगर 9th शेड्यूल में डाल देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के, तो ये आरक्षण गरीबों, वंचितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के लिए लागू हो जाता। प्रधानमंत्री ने कहा ओबीसी कमीशन को हमने संवैधानिक दर्जा दिया। अब भाई रोहिणी कमीशन बना था, इसी के तहत बनाया गया था कि किस जाति को कितना लाभ मिलता है आरक्षण का। ये पिछड़े, गरीब, वंचित, शोषित दरअसल कितने एलिवेटेड फॉर्म में आ गए हैं, कितना उत्थान हो गया इनका। 2023 के ही जुलाई महीने में राष्ट्रपति को रोहिणी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि 25% जो जातियां हैं इस पूरे सेक्शन की, वो 25% जातियां 97% आरक्षण की मलाई खा जाती हैं। बाकी को मिलता है बाबा जी का ठुल्लू, और वो दरअसल 2 साल से रिपोर्ट धूल फांक रही है, जिस पर अभी तक इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अगर ये सामाजिक न्याय, भाई कर्पूरी ठाकुर को याद कर रहे हैं, उनके सामाजिक न्याय को याद कर रहे हैं, तो इस रिपोर्ट पर भी कोई अमल होना चाहिए था। बीजेपी जातिगत जनगणना को जात पात का पाप बताया करती थी, और जो कास्ट सर्वे नीतीश कुमार ने किया 2023 में, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया ये तो लालू प्रसाद यादव के दबाव में यादव और मुसलमान बढ़ा दिए इन्होंने, ये तो विशुद्ध गड़बड़ कास्ट सर्वे है। अब लेकिन इसमें जब मैं कर्पूरी ठाकुर की दरअसल आज खूब तारीफ हुई, खूब प्रशंसा हुई, तो उसके पीछे का गणित भी आपको समझा दूं। कर्पूरी ठाकुर दरअसल बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री, हज्जाम बिरादरी से आते थे, जिसे हम आम बोलचाल में नाई कहते हैं, जो बाल काटते हैं लोगों के। अब 1978 में जब ये 26% आरक्षण लागू हुआ, जिसमें गरीबों का आरक्षण था, ये जिसमें ईबीसी ओबीसी का आरक्षण था, अलावा इसके जो गरीब तबका था उसका आरक्षण था, तो उस वक्त नारे लगे बिहार की सड़कों पर, और वो जो नारे लगे वो इतने भद्दे नारे थे कि कुछ नारे मैं कम से कम बतौर महिला आपको नहीं बता सकती। कर कर्पूरी, कर पूरा, झोड़ गद्दी, धर उस तरह, क्योंकि बाल काटते थे, नाई थे, तो कि भाई कहां गद्दी पर बैठे हुए हो, गद्दी छोड़ो और उस तरह जो तुम्हारा काम है वो करो। तो इस तरह के नारे भी लगे, और फिर तकरीबन 3 महीने बाद उनकी सरकार 1979 में, अप्रैल 1979 में सरकार गिर गई। उस सरकार दरअसल जनसंघ के समर्थन से चल रही थी। वित्त मंत्री हुआ करते थे कैलाशपति मिश्रा, जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। तो इस धड़े के जो विधायक थे उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया आरक्षण के विरोध में, और सरकार गिर गई 1979 में, महज 3 महीने बाद। और यही हुआ जिस समय वीपी सिंह ने 1990 में आरक्षण लागू किया केंद्र की सरकार में, पिछड़ों को 27% का आरक्षण दिया। तो लालकृष्ण आडवाणी उस समय जो अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो मंडल की सियासत के बाद कमंडल की सियासत पर निकल गए, सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा पर निकल गए। वो उस सरकार से भी समर्थन वापस ले लिया गया। तो क्या अब ये ईबीसी 36% का वोट चंक इतना जरूरी हो गया, इसे साधना कि कर्पूरी ठाकुर भी याद आए और ईबीसी भी याद आ रहे हैं और आरक्षण भी याद आ रहा है और तमाम चीजें याद आती दिख रही हैं। यही हाल महागठबंधन का है। राहुल गांधी ने खुले तौर पर ऑफिशियली स्वीकार किया कि हम मुसलमान और दलितों में उलझे रह गए और ओबीसी को, ईबीसी को भूल गए, और उसी को साटने के लिए 10 पॉइंटर्स दिए गए, बाकायदा एक घोषणा पत्र जारी किया ईबीसी के लिए। देखिए कितने जरूरी हो गए हैं वोट बैंक के चक्कर में 36% लोग, कि चुनावी वक्त में सबको याद आने लगती है। कांग्रेस ने और आरजेडी ने
चुनाव से पहले 10 वादे किए ईबीसी से कि जो नीतीश कुमार ने 20% का आरक्षण दिया है पंचायत नगर निकाय में, उसे बढ़ाकर कर देंगे 30%। 50% की आरक्षण सीमा बढ़ा देंगे। अरे भाई, कहां से बढ़ा देंगे? केंद्र में बैठी है बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार के लिए नहीं बढ़ाया, आपके लिए बढ़ा देंगे। 9वीं अनुसूची में आपके लिए डाल देंगे। और ये 10 वादे ऐसे हैं कि चयन प्रक्रिया में नॉट फॉर सूटेबल, वो जो यूपी में अनुप्रिया पटेल ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी कि भाई हमारे पिछड़े लोगों को नॉट फॉर सूटेबल कहते हैं, नौकरी से खारिज कर देते हैं और फिर सवर्ण लोगों को नौकरी दे देते हैं, वो अवैध घोषित होगा। प्राइवेट स्कूलों में आरक्षित सीटों का आधा हिस्सा ईबीसी के लिए लाएंगे। 25 करोड़ रुपए तक के ठेके में 50% आरक्षण का दायरा होगा। और ये बाकायदा 10 सुहाने ख्वाब दिखाए गए ईबीसी को, क्योंकि समझ में महागठबंधन को भी आ रहा है और आरजेडी को स्पेशली आ रहा है। भाई 70 लोग, 51 यादव दिए हैं इस बार के चुनाव में भी आरजेडी ने और 19 उतारे मुसलमान। पिछली बार के चुनाव में 58 यादव थे और 15 मुसलमान थे, टोटल बैठ गए 73, यानी कि 50%, तकरीबन 50% एमवाई पर चलता है। उनको भी समझ में आ रहा है कि ईबीसी को अगर ध्यान नहीं दिया ईबीसी पर तो मुश्किल इस बार हो जाएगी। ये कोर वोट बैंक है नीतीश कुमार का, बनाया नीतीश कुमार ने। अब लेकिन आरक्षण पे सब गड्ढमड्ढ होता हुआ दिख रहा है क्या? और अब दरअसल कर्पूरी ठाकुर की शरण में सब आने पर मजबूर हो गए क्या? इसी पर आज चर्चा करूंगी। मैं सुनाती हूं आपको आज के बयान। जमानत पर चल रहे लोग हैं, जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। कि क्या ये सच नहीं है कि 1989 अप्रैल के महीने में आरएसएस और जनसंघ दोनों मिलकर कर्पूरी ठाकुर जी की जो सरकार थी, राज्य सरकार थी, उसको गिराया। और क्यों गिराया? क्योंकि 1 साल पहले जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण की नीति, नई नीति अपनाई थी। अभी सबसे पहला मेरा सवाल है भाजपा वाले से कि क्या आपको तकलीफ हो रहा है? एक मल्ला का बेटा, एक केवट का बेटा अगर राज्य में अगर सरकार बनाता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनता है, तो आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है भाई? आपको इतना परेशानी क्यों होता है? तो हमें तो पता है कि आपको दर्द और परेशानी इस बात का होता है कि एक गरीब पिछड़ा का बेटा कैसे राज्य में डिप्टी सीएम बन सकता है। तो इस एबीसी के बीच दरअसल बड़ा महत्वपूर्ण और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि भाई बीजेपी जो उस दौर में थी 70 के दशक में, वो आज नहीं है। वो जात पात में बांटने का पाप बताती थी, जातिगत जनगणना को। आज उसको अप्रूव करते दिख रहे हैं। जयराम रमेश बड़ी चतुराई से कह रहे हैं कि भाई सरकार गिरा दी थी जनसंघ ने कर्पूरी ठाकुर की, तो कितने बरस तक आरक्षण का मंडल कमीशन की सिफारिशों को दबाए आप भी बैठे रहे। अब ईबीसी सबके लिए हो गए हैं जरूरी। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। बीच चुनाव आए कर्पूरी, मोदी नीतीश के लिए जरूरी या चुनावी मजबूरी? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये, महागठबंधन का ईबीसी दांव, अब इसी से जीतेंगे 25 का चुनाव। और मेरे साथ शिवम त्यागी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। चरण सिंह सप्रा मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं